हेलो एवरीवन। लास्ट 2 वीडियोस में हमने इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स, फूड चेन, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, फूड वेव आदि के बारे में समझा है। यदि आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर ज़रूर देखें, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रिसेंट वीडियो की अपडेशन जो है वो मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम अवर एनवायरनमेंट के ही नेक्स्ट पार्ट ओजोन लेयर के बारे में समझेंगे। तो हम देखें व्हाट इज़ ओजोन लेयर। तो द ओजोन लेयर इज़ द रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओजोन लेयर जो है वो अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये मेनली सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है। वी नो दैट सन से डिफरेंट टाइप की रेज़ मिलती हैं, जिसमें एक अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है, और यदि ये अल्ट्रावायलेट रेज़ अर्थ तक आ जाती हैं तो ये जो रेज़ हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर को कॉज करती हैं, जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए ही बहुत ही हार्मफुल होती हैं, है ना। इन रेस से जीन म्यूटेशन भी होता है। जीन म्यूटेशन यदि हो जाए तो स्पीशीज़ में चेंज आ जाते हैं, अलग अलग तरह की डिजीज़ जनरेट हो सकती है। सो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि यदि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है तो वो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर, क्योंकि यही ओजोन लेयर जो है ये इन अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ तक नहीं आने देती हैं, और यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल हो पाई है। अब अभी देखें कि व्हाट इज़ अ ओजोन। ओजोन है क्या? दरअसल ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो क्या है? ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल्स है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो O3 होता है। नॉर्मल ऑक्सीजन का जो फार्मूला है वो O2 है। यहाँ पर 2 एटम कंबाइन होते हैं, बट इन ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन होते हैं। वाइल O2 विच वी नॉर्मली रिफर टू एज ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के कारण ही पॉसिबल है। और बट जो ओजोन लेयर है जो कि O3 फॉर्म है वो क्या है? एज ए शील्ड फॉर्म है। यदि हम अर्थ सरफेस पे देखें तो ओजोन बिहेव्स एज ए पॉइजनस गैस, बट अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का काम कर रही है। ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन जो है एक बहुत ही एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। हमने अभी समझा कि ओजोन के कारण ही जो है सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ तक नहीं आ पाती है। ये क्या करती हैं? ओजोन रेज उन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी के कारण वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली होता क्या है, यदि हम हायर लेवल पर देखें एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर्स में, तो वहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और उन्हीं हायर एनर्जी के कारण द हायर एनर्जी UV रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इनटू द फ्री ऑक्सीजन एटम्स। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो भी प्रेजेंट है, तो जब ऑक्सीजन जो है जब UV रेज को एब्जॉर्ब करती हैं, या जब हायर एनर्जी मिलती है उन्हें UV रेज से, तो होता क्या है? ये जो ऑक्सीजन है ये UV को एब्जॉर्ब करके किस में स्प्लिट हो गई? नेसेंट ऑक्सीजन में या एटम ऑफ ऑक्सीजन में। अब ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, है ना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने क्या किया है? ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन कर लिया और ओजोन का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह इन्होंने क्या किया? UV रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, और इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्मल ऑक्सीजन जो है जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ या एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज या UV रेज, तो दे कन्वर्ट इनटू द ओजोन। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलती रहती है, और इसी के कारण क्या होता है? जितनी भी सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो मैक्सिमम ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
the amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. बट ये जो ओजोन लेयर है इनका क्या होने लगा है, डिप्लीशन होने लगा है। इन 1980 से इस ओजोन लेयर में होल देखा गया है अंटार्कटिका के पास, है ना। तो ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लग गया है और उसका रीज़न क्या है, जो रीज़न है, दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक chemicals like chlorofluorocarbons which are used as refrigerants and in fire extinguishers. ये जो है इसका मेन रीज़न जो है वो CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि मेनली इन रेफ्रिजरेटर में और फायर एक्सटिंग्विशर्स यूनिट में यूज़ होता है। तो ये जो है ये CFCs जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एटमॉस्फेयर में जाकर जो ऑक्सीजन है और जो नेसेंट ऑक्सीजन है उनको क्या करते हैं, कंबाइन होने से रोक देते हैं, है ना, और जिसके कारण से ओज़ोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ओज़ोन लेयर की जो लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लग गई है। और हम जानते हैं यदि ओज़ोन लेयर डिप्लीटेड होने लगेगी तो धीरे धीरे उसके कारण से यूवी रेज़ जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं, वो अर्थ तक पहुंचने लगेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइफ के लिए थ्रेटिंग वाली बात हो जाएगी। इसीलिए इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीडेड इन फोर्सिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम थे, इन्होंने क्या किया है, ये बिल्कुल इन्होंने जो CFC थे उसके यूज़ पर बैन लगाया है कि जो कंपनी है वो जो है वो CFC का यूज़ नहीं करेगी, है ना। तो इसके कारण से जो CFC का लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता गया है। बट फिर भी पॉल्यूशन और फिर भी दूसरी कई चीज़ों में CFC के यूज़ और दूसरे कई ऐसे केमिकल्स हैं जिनके यूज़ के कारण ओज़ोन लेयर में जो होल है वो धीरे धीरे उतना कम नहीं हुआ है, ठीक है। अब यदि हम नेक्स्ट उसमें देखें तो मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। देखिए हमारी डेली लाइफ में कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यदि हम देखें तो हमारी एक्टिविटी जो है वो गार्बेज प्रोड्यूस करती है। सिंपल हम नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस ही देख लें तो हम जो CO2 निकाल रहे हैं वो भी ऐसे वेस्ट मटेरियल ही है। मतलब हमारी लगभग हर एक्टिविटी से कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता ही होता है। अब इस वेस्ट मटेरियल को हम किस तरह से ख़त्म करें या क्या हमारी प्रोसेस होनी चाहिए जिसके कारण ये जो वेस्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करे, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखें वेस्ट मटेरियल किस तरह से होते हैं। वेस्ट मटेरियल की बात करें तो मेनली दो तरह के वेस्ट मटेरियल होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स जो होते हैं द कंपाउंड्स दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ नेचुरली एंड सो नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। ऐसे कंपाउंड जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड हो जाते हैं मतलब कि फॉर एग्जांपल पेपर वेस्ट देख लें, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली ये वापस अपने कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में। और इसीलिए ये जो है ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या दूसरे फंजाई होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीके मटेरियल पर ग्रोथ करते हैं, जिन्हें हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिज्मों को वापस उनके कंस्टिट्यूएंट में चेंज कर देते हैं और ये जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ऐसे वेस्ट या ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। बट हार्मफुल वेस्ट कौन सा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, द कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी डिग्रेड या डिकम्पोज बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज़ नोन एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। बस ऐसे कंपाउंड जो कि सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं होते हैं, मतलब ये जो हैं ये एज इट इज़ बने रहते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। पॉलीथीन,
पॉलीथीन को हम कितने भी टाइम तक रख लें वो एज इट इज़ रहेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, वो केमिकल्स जो रहते हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं। DDT हम देख लें जिस पर बैन लग चुका है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ एनवायरनमेंट में रहते हैं और जिनके कारण एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो हम अधिकतर हम कहीं भी निकलते हैं रोड साइड पे या बाहर कहीं भी, तो हमें हर जगह गार्बेज का जो ढेर है वो दिखाई देता है। तो हमारा काम क्या है, हम ऐसे चीज़ों का यूज़ करें या हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ इस तरह से हो कि हम कम से कम गार्बेज प्रोडक्शन करें। और या तो हम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग पे जोर देना चाहिए, जिससे कि गार्बेज प्रोडक्शन कम से कम हो और हमारे डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो। और ऐसे केमिकल्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं या वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे जो सब्सटेंस है उनका यूज़ हम कम से कम करें ताकि हम एनवायरनमेंट को बचाने में अपना योगदान दे सकें। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगले वीडियोस में मिलेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।